दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अवसर की समानता जो है सभी को उपलब्ध नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत निम्न अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होता है। आपका ऑप्शन है ए जो है विधि के समझ समानता या सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, अनुच्छेद 14 इसके अंतर्गत है। बाकी ऑप्शन भी है धर्म स्वतंत्रता या भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, अनुच्छेद 25 से 28। और शोषण के विरुद्ध अधिकार या भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, अनुच्छेद 23 और 24। लेकिन ऑप्शन डी जो दिया हुआ है अवसर की समानता, यह अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, सभी व्यक्तियों को नहीं। यह अनुच्छेद 16 के तहत आता है और सरकारी नौकरियों आदि में समान अवसर सुनिश्चित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉशिंगटन DC में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, का मुख्यालय जो है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय हो जाता है वॉशिंगटन DC। अमेरिका में वर्तमान सदस्य देश है 190 से अधिक इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, ऋण देना और मुद्रा विनिमय दर की निगरानी करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जनवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थानों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा है कि जनवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थानों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 43 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 तक भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है या यूनेस्को से संबंधित। चलिए यूनेस्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 16 नवंबर 1945 को। तो बार बार यूनेस्को का नाम ले रहे हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का उद्देश्य जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। बढ़िया प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना और ग्राम स्तर पर जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 41 जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य की जिम्मेदारी से संबंधित है। अनुच्छेद 42 जो है कामगारों के कल्याण के लिए राज्य के कर्तव्य निहित है। अनुच्छेद 43 में कृषि और पशुपालन के लिए राज्य के कर्तव्य निहित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, यह आपसे पूछा है। म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक भी ध्यान रखिए, अरुणा की मामी इसके लिए ट्रिक है, अरुणा की मामी। जहां पे अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, का कोई मतलब नहीं है, माँ से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो यहां से याद रखिए, ट्रिक से आपको भूलेंगे नहीं। अरुणा की मामी जो कि म्यांमार सीमा के सारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है।
म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है यही, और यदि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम के देखें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तर में, नागालैंड अरुणाचल के दक्षिण में, मणिपुर नागालैंड के दक्षिण में और मिजोरम सबसे दक्षिण में। बाकी भारत म्यांमार सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो 1643 किलोमीटर। चलिए म्यांमार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो म्यांमार जो है, म्यांमार की सीमा की निगरानी करने वाला भारतीय बल जो है असम राइफल्स है। यहाँ की जो राजधानी है वो नेपिडा है। म्यांमार की राजधानी जो है नेपिडा है, और म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आपसे पूछा कि ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास स्थित है। यह रेखा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर द्वीपों और देशों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मुड़ती है। इस रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का अंतर हो जाता है। अगर पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन जोड़ना होता है और पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन घटाना होता है। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी की शक्ति दी गई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी की शक्ति दी गई है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को दया याचिका और माफी देने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में दया का अधिकार है। मृत्युदंड के मामलों में, केंद्र सरकार के अधीन अपराधों में, सैन्य न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णयों में। राष्ट्रपति क्या कर सकता है तो राष्ट्रपति इन मामलों में पूर्ण माफी, सजा को बदलना, सजा को कम करना, स्थायी राहत, फांसी पर रोक आदि सब प्रदान कर सकता है। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 35 तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें निहित है। अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदधारण की शर्तें हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आपसे पूछा है कि किस यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेस्मोग्राफ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेस्मोग्राफ वह यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता और गति को मापने के लिए किया जाता है। सेस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। ये तरंगे पृथ्वी के अंदर प्लेटों की गति से उत्पन्न होती हैं। इसका रिकॉर्ड सेस्मोग्राफ कहलाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो बैरोमीटर जो दिया है वायु दाब मापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो तरल की सघनता मापने के लिए होता है। और ऑडियोमीटर की बात करें तो सुनने की क्षमता मापने के लिए होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। आपसे पूछा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि इसमें औद्योगिक प्रदूषण और कोयला खनन से निकले अपशिष्ट जल की मात्रा अधिक होने के कारण जलीय जीवन लगभग समाप्त हो गया है। इसे पहले बंगाल का शोक भी कहा जाता था क्योंकि बरसात के मौसम में यह अक्सर भीषण बाढ़ लाती थी। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और हुगली नदी में मिल जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है, भारतीय संविधान में भारत और इंडिया शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में भारत और इंडिया शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारतीय संविधान में भारत और इंडिया शब्दों का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 का पार्ट की बात करें तो इंडिया दैट इज ए भारत साल भी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया, अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद भारत की संघीय संरचना को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि भारत एक संघीय राष्ट्र है, न कि संघीय संघ। यह भारत की राजनीतिक पहचान को दो नामों भारत और इंडिया के रूप में मान्यता देता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA किस वर्ष लागू हुआ था। आपसे पूछा है भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। इसे 1/9/2013 से पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। उद्देश्य क्या था इसका, तो गरीब और वंचित वर्ग को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। इस अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें कि चावल 3 किलो और गेहूं 2 किलो, मोटा अनाज 1 किलो आदि प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। आपसे पूछा है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 80 सीटें हैं। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। बाकी ऑप्शन में दिया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है। बिहार की बात करें तो बिहार का आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। पश्चिम बंगाल जो ऑप्शन दिया यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है। आपको बिहार का जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा है कि किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोथल में कंकालों के युगल समाधान मिले हैं जो विवाह या युगल जीवन की सामाजिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। यह स्थल गुजरात में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो भी महत्वपूर्ण साइटें हैं, लेकिन युगल समाधानों के संदर्भ में लोथल अधिक प्रसिद्ध है। चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो आपके एग्जाम में पूछता है। एक पूछता मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित था, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे स्थित था। सिंधु नदी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था। लोथल किस राज्य में स्थित, तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग होने वाली प्रमुख लिपि क्या थी, तो यह सिंधु लिपि थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आपसे पूछा है कि गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यह संबोधन उन्होंने 1939 में दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा। बापू जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। वन मैन वंडर फोर्स की बात करें, वन मैन वॉन्डरी फोर्स की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा। बाबा मलंग जो कहा वह खुदाई खिदमतगार के संगठन के लोगों ने कहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं। आपसे पूछा है क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये नहीं ले सकते। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकारों को विदेशी ऋण सीधे लेने का अधिकार नहीं है। विदेशी ऋण लेने का अधिकार केवल केंद्र यानी कि संघ सरकार के पास होता है। यदि राज्य को विदेशी ऋण लेना है तो उसे केंद्र सरकार की अनुमति या मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान वित्तीय अनुशासन और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए है। विदेशी ऋण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 में वर्णित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। आपसे पूछा कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी त्वचा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग
1.5 से 2 मीटर तक होता है। त्वचा शरीर की सुरक्षा, तापमान नियंत्रण, संवेदी कार्य और जल निरोधी की भूमिका निभाती है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछता है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो कि जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपीज है, जो कि कान में होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो अभी हम लोग पढ़े हैं यकृत है, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी या प्यूस ग्रंथि है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल जो है रफ्रेसिया है। सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो सबसे छोटा फूल जो है वॉल्फिया है। सबसे बड़ा बीज कौन सा? तो सबसे बड़ा बीज जो है लाडोसिया है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। आपसे पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीपी धर तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे जिन्होंने 1974 से 79 की 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ तैयार किया था। कब हुआ था? तो 1974 से 1979 के बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना रही। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना का नारा था गरीबी हटाओ, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। योजना को 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने समय से पहले समाप्त कर दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से आरंभ की थी। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से आरंभ की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुआ था। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। उद्देश्य जो था किसानों की आर्थिक सहायता और कृषि निवेश में सहयोग देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन मानी जाती है। आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन मानी जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सावित्रीबाई फुले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। वर्ष 1948 में उन्होंने अपने पति आप महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल पुणे में शुरू किया था। वह महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जातिवाद और बाल विवाह के विरुद्ध मुखर थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया। आपसे पूछा है कि किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राटफील्ड हैबरलर ने यह सिद्धांत दिया। ग्राटफील्ड हैबरलर ने, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और रट लीजिएगा। अवसर लागत का सिद्धांत ऑस्ट्रेलियाई मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री गॉटफ्रीड हैबरलर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी विकल्प का चुनाव करते हैं तो हम दूसरे सबसे अच्छे विकल्प का त्याग करते हैं। यही त्याग की गई संभावना अवसर लागत कहलाती है। हैबलर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संसाधन आवंटन के संदर्भ में लोकप्रिय बनाया। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी की शक्ति दी गई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी की शक्ति दी गई है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।